तो लिमिट ऑफ द फंक्शन में जो पहला सेगमेंट है वो आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कब लिमिट, जैसे लिमिट आपने पढ़ा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की बात की, तो ऑब्वियसली जब एक्स ए टेंड कर रहा है तो एफ एक्स, मान लीजिए लिमिटिंग वैल्यू एल है, जब एक्स ए टेंड कर रहा होगा तो ये फंक्शन किसी पॉइंट एल पे टेंड कर रहा होगा। अब किसी पॉइंट पे फंक्शन, अगर कोई भी ग्राफ आप ले लो और उसके किसी पॉइंट ए की बात करो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो उस पॉइंट पे पहुंचने की दो अप्रोचेज हैं। या तो भाई आप उस पॉइंट पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं या उस पॉइंट पे आप राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। तो इस अप्रोच को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड अप्रोच, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस अप्रोच को हम कहते हैं राइट हैंड अप्रोच, मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना। तो जब हम फंक्शन पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, मतलब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, मतलब ए से पहले, या इसी को अगर हम लिखते हैं तो लिख देते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। मतलब जब हम फंक्शन पे राइट साइड से अप्रोच करते हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिखते हैं ए के आगे, मतलब ए प्लस एफ एक्स, या इसी को हम कहते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ऑब्वियसली अगर किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड अप्रोच और राइट हैंड अप्रोच सेम पॉइंट पे पहुंचनी चाहिए। अगर लेफ्ट अप्रोच और राइट अप्रोच अलग अलग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो पहला स्टेटमेंट यही आ गया कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सही है ना। अगर किसी पॉइंट की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो जब भी आपको किसी भी पॉइंट पर ये चेक करना हो कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है कि नहीं, तो उस पॉइंट पर आप लेफ्ट लिमिट निकालो, उस पॉइंट पे राइट लिमिट निकालो। अब हर क्वेश्चन में आप लेफ्ट और राइट लिमिट निकालेंगे तब तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर किसी फंक्शन में बॉक्स आ जाए, ठीक है ना, अगर किसी फंक्शन में क्या आ जाए, बॉक्स, किसी फंक्शन में मॉड लगाओ, या किसी फंक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट लगाओ, है ना, ये तीन चीजें किसी भी फंक्शन में आपको लगी मिले, देन ऑलवेज चेक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इन जनरल अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें फील आ जाएगा कि कहाँ हमें चेक करना है, कहाँ चेक नहीं करना है। बट जहां भी आपको बॉक्स फंक्शन मतलब जीआईएफ फंक्शन मिल जाए, ठीक है, या मॉडुलस फंक्शन मिल जाए, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मिल जाए, वहां पे आपको ये जरूर चेक करना है कि इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ठीक है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन पे आइए। अगर मैं आपसे कहूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, ठीक है, एक्स, सॉरी एक्स टेंडिंग टू वन कर लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन भी है, सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन। तो इसकी लिमिट बताओ। अब अगर आप ऐसे सिंपल अप्रोच पे जाएंगे तो वन, भाई अगर आप सीधा वन उठा के यहाँ रख देंगे तो वन माइनस वन जीरो, सिग्नम जीरो इज जीरो, तो आंसर सीधा जीरो आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट अप्रोच करेंगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एक्स की जगह वन माइनस एच। बोलो भाई, बताइए भाई। भाई एक्स जो है वो वन टेंड कर रहा है, हाँ या ना, यानी वन से पहले की बात कर रहे हैं, तो वन माइनस एच, और सिग्नम ऑफ वन माइनस एच माइनस वन। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, वन से वन हो गया कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो वन माइनस एच दिस सिग्नम ऑफ माइनस एच। और आपने पढ़ा है कि जब भी सिग्नम ऑफ माइनस एच होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस वन, और ये वन माइनस एच से वन, तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, माइनस वन। अगर यहीं पे हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एच सिग्नम ऑफ वन प्लस एच माइनस वन, वन और वन यहाँ भी कैंसिल। अभी एच कैसा है, पॉजिटिव साइड है, तो ये कैसा हो जाएगा, सिग्नम पॉजिटिव वैल्यू पे कैसा होता है, वन, वन प्लस वन वन। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है माइनस वन,
राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कहेंगे इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो रहा है? तो यानी कि कई जगह कई सिचुएशन पे हमको ये चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स एक्स माइनस 4 अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 3, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ये हमें चेक करना है। क्योंकि यहाँ बॉक्स फंक्शन आ गया है तो डायरेक्ट तो हम 2 रख के लिमिट निकाल नहीं सकते, तो हम यहाँ लिमिट चेक करेंगे। अब हम तुरंत लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ 2 माइनस h माइनस 4 अपॉन बॉक्स ऑफ 2 माइनस h माइनस 3। अच्छा, 2 माइनस h मतलब 2 से कम, 2 से कम वैल्यू का बॉक्स क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 4 अपॉन 2 से कम वैल्यू का बॉक्स क्या हो गया 1, तो 1 माइनस 3। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो यहाँ से आ गया -2/-2, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1। जब हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो तुरंत कहेंगे लिमिट एज टेंडिंग टू 0, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ 2 प्लस एच माइनस 4 और होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच माइनस 3। अब हम जैसे ही यहाँ पे 2 प्लस एच टेंड कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। भाई अब 2 से ग्रेटर वैल्यू हो गई तो इसका बॉक्स 2 हो गया, 2 माइनस 3। अब आ गया 0। इसका मतलब यहाँ भी हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। इसका मतलब यहाँ भी लिमिट कैसा है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी जहां पे आपको ये चेक करना हो कि बॉक्स लगाओ, सिग्नम लिखाओ या मॉड लगाओ, तो आप हमेशा चेक करेंगे कि उस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों लिमिटिंग वैल्यू बराबर आ गई तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिटिंग वैल्यू उस सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अब देखिए क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/2, एक्स टेंड्स टू 2 कर लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताइए इसकी लिमिट क्या आ रही? देखिए जब आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू मतलब एच टेंड्स टू 0, ओके, लिमिट एच टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ 2 प्लस एच प्लस हाफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो 2 माइनस एच आएगा, 2 माइनस एच एंड 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, इसका फ्रैक्शन पार्ट। अच्छा, अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 प्लस हाफ करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 में से एच अगर माइनस करेंगे तो एच तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी तो ये वैल्यू 2 से तो बड़ी रहेगी, तो ये तो 2 ही दे देगा, है ना। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट तो 2 आ गया और ये बचा लिमिट एस टेंड्स टू 0। फ्रैक्शनल पार्ट की अगर हम बात करें तो इसको ओपन करेंगे तो आएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, ठीक है ना। अच्छा, ये तो एच स्क्वायर माइनस 4h रहेगा, बोलिए भाई, 4 प्लस एच 4, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इस 4 का कोई मतलब नहीं है, और जैसे ही एच को 0 टेंड कराओगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा भाई, एच को अगर आप 0 टेंड करा रहे हो, सही है ना, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाएगा 0। भाई, एच को 0 टेंड करा लो तो ये तो एच यहाँ से हट ही जाएगा, हाँ है ना। और एच 0 जैसे ही टेंड करेगा तो अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, नहीं नहीं अभी नहीं, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वैल्यू प्लस लिखी है माइनस, ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे देखो आप ये तो लिख ही लिया, यहाँ पे एच टेंडिंग 0 हो गया, फ्रैक्शन के पार्ट इंटीजर का कोई मतलब नहीं हुआ, एच स्क्वायर माइनस 4h आ गया। यहाँ तक ओके हो कि नहीं हो? अब ध्यान से देखो, एच स्क्वायर और 4h में अगर आप ध्यान से देखो तो एच अगर 0 टेंड कर रहा है तो 4h बड़ा होगा ना,
बोलो भाई, अगर आप कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लेते हो, कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लेते हो, तो उसकी पावर बढ़ाते हो तो नंबर छोटा होता जाता है ना। बोलो भाई। यस सर। एच स्क्वायर 0, तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो गई ना। बोलो। तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। और अगर ये क्वांटिटी निगेटिव हो गई तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप निकाल रहे हो एक्सटेंडिंग टू 0 पे, तो 1 आ जाएगा ना वो। तो ये 2 और ये 1 आ गया, तो ये आंसर कितना आ गया, 3। अब ये आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि सर आपने ये 1 कैसे लिख दिया ना। बोलो। नहीं आएगा। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे अगर आपको मैं यहाँ से बोलूँ लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच निकालना हो, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच। अब जैसे एच को 0 टेंड कराओगे तो आंसर 1 आ जाता है। समझ में आया ये बात की नहीं, ये बात दिखी। दूसरी यही बात मैं आपको अगर ग्राफ से दिखाऊं अप्रोच करके, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होता है। क्या ये ग्राफ याद आ रहा है सबको, -1 0 और 1। तो अगर आप 0 के अबाउट अप्रोच चेक करो, तो 0 के लेफ्ट साइड से जब आप अप्रोच कर रहे हो तो आपका फंक्शन अप्रोच करके कहाँ जा रहा है, 1 पे। और जब आप 0 के राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आपका फंक्शन अप्रोच करके कहाँ आ रहा है, 0 पे। इसका मतलब अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं, तो जो लेफ्ट हैंड अप्रोच आएगी वो 1 की तरफ जाती है, और जो राइट हैंड अप्रोच आएगी वो 0 की तरफ जाती है। क्या ये बात कनेक्ट कर पाए सब लोग, नहीं कर पाए, बोलिए। भैया। अब ये बात यस सर। ग्राफ से कनेक्ट हुई, तो आप यही बात सोचो, एच स्क्वायर -4h क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव होते ही ये वैल्यू क्या होगी, 0 से जस्ट छोटी होगी, और 0 से जस्ट छोटी नंबर का बॉक्स क्या हो जाएगा, 1। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। हमें फ्लो में इसको भी क्या लिखने की आदत होती है, 0, और हम कट से 0 लिख के इसको 2 लिख देते हैं। समझ गए कि नहीं भाई। अच्छा, अब यहीं पे अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगा, बोलो भाई। 2 प्लस एच प्लस हाफ लिखोगे तो इसकी तो वैल्यू अभी भी 2 ही आ जाएगी, बट जब आप इसको चेंज करोगे तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जब आप चेंज करोगे तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0, ये तो अभी भी सेम आउटपुट आपको दे देगा क्या, 2। और यहाँ पर जब आप चेक करोगे तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर आएगा। दिखा। अब ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, तो अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो 2 प्लस 0 यानी 2 आ गया। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 3। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 2। तो इसका मतलब इसकी भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है। मेरी बात समझ गए कि नहीं भाई। तो इस क्वेश्चन की भी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का यूज समझ में आया कि नहीं, ये -h वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। इसकी वजह से ये वाला चेंज आपने किया यहाँ पे, इसकी वजह से आपने 1 लिखा। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी निगेटिव आ रही थी, और अगर ये 0 से जस्ट छोटी क्वांटिटी है तो इसका अप्रोच कहाँ जाएगा, 1 पे। क्या ये बात क्लियर हुई सबको, बोलिए, क्या ये बात सबको क्लियर हुई। तो जब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपको कैलकुलेट करनी रहेगी, जब भी बॉक्स, मॉड या फ्रैक्शन टाइप आ जाए या सिग्नम आ जाए, तो आप हमेशा लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करके ही क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करोगे और लिमिट एडजस्ट कराओगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यस सर। तो उसी के हिसाब से आप सॉल्व करोगे। चलिए, अब जो लिमिट, जैसे अब लिमिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जितनी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है ना, आप उन्हीं की लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ये कौन कौन सी हैं, उन्हीं फॉर्म्स के, जब जब वो फॉर्म्स हमारे सामने बन के आएंगी, तब तब उन फॉर्म्स की हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। जैसी पहली फॉर्म होती है टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0 फॉर्म, या इसी को हम 0 बाई 0 फॉर्म कहते हैं। दूसरी फॉर्म होती है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। तीसरी फॉर्म जो इनडिटर्मिनेट होती है वो होती है टेंडिंग टू 0 इनटू इनफाइनाइट फॉर्म। इसको हम इन दोनों में से किसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, या तो इसको हम इस फॉर्म में बना लेते हैं या हम इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगली इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के लिए या तो हम इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं या इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगली पावर वाली फॉर्म होती है, जैसे टेंडिंग टू 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म, या फिर
टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म, या फिर इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म। ये 3 फॉर्म होती हैं, ये पावर वाली फॉर्म होती है। ठीक है, इनको भी हम ई टू दी पावर करके फंक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो उसमें से जो हमारी फॉर्म्स है वो इन दोनों में से किसी फॉर्म में चेंज हो जाती है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में लिमिट निकालनी रहेगी तो इनमें से कोई भी फॉर्म बन रही होगी तो ही हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। इनमें से कोई भी फॉर्म बन के आ रही होगी तो ही हम उस फंक्शन की क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं कि इनमें से कोई भी फॉर्म। अच्छा, अब बेसिक से जो रूल होते हैं वो तो मतलब बताने की जरूरत नहीं। जैसे दो फंक्शन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है कि नहीं, और आपने उस कॉम्बिनेशन की लिमिट ले रखी है, तो ऑब्वियसली जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो या तो पहला तरीका है कि इस पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करके एक नया फंक्शन बनाओ और फिर उसकी लिमिट निकालो, या फिर अगर आप उसको ब्रेक कर देते हो, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2f(x) आपने ब्रेक कर दिया और लिमिट एक्स टेंडिंग टू a gx आपने ब्रेक कर दिया, तो आप दोनों को ब्रेक करके आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। अलग अलग सॉल्व करके इसकी लिमिटिंग वैल्यू अलग निकालो L1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू अलग निकालो L2, और फिर इस कॉम्बिनेशन को L1 प्लस माइनस L2 करके आंसर रिपोर्ट कर दो। मेरी बात समझा, लिमिटिंग वैल्यू अलग निकालो, और ये जो L1 और L2 लिमिटिंग वैल्यू है वो दोनों कैसी होनी चाहिए, बोथ फाइनाइट। दोनों लिमिटिंग वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। दोनों लिमिटिंग वैल्यू निकाल के आप सीधा रिपोर्ट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब कैसा नहीं कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स आपने निकाला, उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई, कुछ भी आई, सपोज आपने वो लिमिटिंग वैल्यू आपने कही L1 आ गई, और फिर आपने क्या किया कि इसी क्वेश्चन को आपने ऐसे कर दिया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, L1 में आप L1 जो लिमिटिंग वैल्यू आई उसको आपने gx में ऐड कर दिया और फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। तो ये काम आप कभी नहीं कर सकते हैं कि आप किसी एक फंक्शन की लिमिट निकाल लो और उसको किसी दूसरे फंक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसको सॉल्व करके फिर आप लिमिट निकालो, ये आप काम नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने अपने फंक्शन को ब्रेक कर दिया है तो आप दोनों ब्रेकिंग की लिमिट अलग अलग ही कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन को डील करेंगे तो दोनों फंक्शन को आप क्या करेंगे, अलग अलग। अगर आपने एक बार एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ब्रेक कर दिया है तो फिर उस लिमिट को आप अलग अलग लिमिटिंग वैल्यू ही को आप आखिरी में जाके ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि एक फंक्शन की लिमिट आप निकालें और उसको दूसरे फंक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर इस कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकालें। ये प्रोसेस गलत होता है। हो गया। बट जब आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में चलते हैं तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपके पास ये फ्रीडम होती है कि आप अपने फंक्शन को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर ब्रेक करते जा रहे हैं और जिस पोर्शन की आप लिमिट निकालते जा रहे हैं उसकी लिमिट आप निकालते जाइए और उस लिमिट को आप निकाल के साइड में करते जाइए, क्योंकि आप हर बार लिमिट निकाल रहे होंगे और वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो रही होगी। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फंक्शनल इक्वेशन के नेचर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, वो तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होगा। तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपने इसकी लिमिट निकाली, कुछ आई कांस्टेंट L1, है ना, और इसकी L1 को gx के साथ मल्टीप्लाई भी करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अभी भी आप लिमिट तो gx की निकालोगे ना, उससे इस फंक्शन के नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट L1 प्लस माइनस gx करने से ये फंक्शन ही चेंज हो सकता है। मेरी बात क्लियर हो रही। सेम काम यस आप सर। डिवीजन में सेम काम आप डिवीजन में कर सकते हो। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में अगर कई सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी लिमिट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, तो उन सारे फंक्शंस की आप लिमिट डायरेक्ट निकाल के सिंप्लीफाई करते चले जाओगे और फिर लास्ट में फाइनल आंसर आपका आ जाएगा जैसे आप सॉल्व कर रहे होगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको अगर ब्रेक आपने एडिशन में कर दिया है तो आप दोनों फंक्शन की इंडिविजुअल लिमिट ही निकालोगे और फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। ये नहीं कि हमने एक पोर्शन की लिमिट निकाली और उसको दूसरे पोर्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। ये काम आप कभी नहीं करेंगे। समझ में आया। या तो आप फिर पूरे कॉम्बिनेशन की लिमिट अलग से ही निकालेंगे और या फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए, ये बात सर थोड़ा सा। अच्छा, हाँ बेटा। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आपने वो एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 4h लिखी थी, वो वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। बेटा क्या था कि यहाँ पे एच जीरो की तरफ टेंड कर रहा है ना, जब एच जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो जो एच है वो 0 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा।
और 0 से 1 के बीच में अगर पावर आप बढ़ाते हैं तो नंबर छोटा होता चला जाता है ना। जैसे आप 1/2 की पावर करेंगे 1/4 तो 1/2 छोटा हो गया ना। यस सर। आप सब तो इसीलिए जब आप h टेंडिंग टू 0 की बात करते हैं तो 4h हमेशा h स्क्वायर से बड़ा होता है। ये क्वांटिटी निगेटिव आ जाती है। निगेटिव आते ही 0 माइनस की तरफ अप्रोच शुरू हो जाता है, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है फ्रैक्शनल की वो 1 आ जाती है। आप समझे? सर वो यस सर। 2 की जगह 2 + 1/2 क्यों नहीं किया? कहाँ पे बेटा? यहाँ तो पे यस बेटा ये बॉक्स लगा है ना, ये क्या लगा है? बॉक्स। तो ये वैल्यू क्या हुई? 5/2 माइनस एच हुई ना। हाँ है ना, यानी 5/2 से जस्ट कम, यानी 2 से 3 के बीच में, तो उसका बॉक्स कितना आएगा? 2। ओके, ओके सर। आप समझ गए कि नहीं भाई? अभी भी कोई यस। पूछना चाह रहा है? कुछ बोल। डन हो गया। चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट में 0/0 या इनफाइनाइट ये सारी फॉर्म सॉल्व करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं, जैसे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, हम उनको यूज करेंगे। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, जैसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं, उस कॉमन फैक्टर को हटा लेते हैं जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है ना। या हम अपने टर्म्स को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हमारी लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म जनरेट हो रही है। और उस कॉमन फैक्टर को जैसे ही कैंसिल करते हैं, इसके बाद बाकी बचे हुए एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू हम आराम से निकाल लेते हैं। तो पहले तो एक बार सारे रिजल्ट लिख लेते हैं जो डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, जिनको हम डायरेक्ट अपनी लिमिट में यूज करेंगे। वो सारे रिजल्ट हैं, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x, तो आपने पढ़ा ही होगा 1 होता है। ऐसे ही लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x/x, ये भी आपने पढ़ा होगा 1 होता है। इसके बाद बात आती है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin इनवर्स x/x, ये भी आपने पढ़ा होगा 1 होता है। इसके बाद बात आती है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x/x की, ये भी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। ठीक है। इसके बाद आता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 + x/x, ये भी 1 हो जाता है। इसके बाद आता है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, e की पावर x - 1/x, ये भी 1 हो जाता है। इसके बाद अगर हम इसी चीज को कहें कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 + x बेस a बाई x कर लें, सही है ना, तो ये 1/ln a हो जाता है। ठीक है ना। यहीं पे अगर आप कह दो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x - 1/x कर लो, तो ये लिमिट ln a हो जाती है। इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a हो जाए, तो ये लिमिट होती है n इंटू a की पावर n - 1, n इंटू a की पावर n - 1, जहाँ पे n जो है वो क्या होता है? कोई भी रैशनल नंबर आप ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी चलेगा। सही है। तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको आप क्वेश्चन में यूज करेंगे, जहां आपको जैसी जरूरत पड़ती जाएगी। ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूले आप लगाते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छा, अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर अगर हम बॉक्स ऑफ sin x/x देखते हैं, बॉक्स मतलब ये जो फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स ऑफ sin x/x देखते हैं, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0 होती है। सेम लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर अगर हम बॉक्स ऑफ tan x/x देखते हैं तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। यही सेम लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर अगर आप बॉक्स ऑफ sin इनवर्स x/x देखते हैं तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। यहीं पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर अगर हम बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x/x देखते हैं तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है। ये बॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनको आप यूज। तो ये हो गया, अगर यहाँ बॉक्स फंक्शन लगा होता है तो sin x/x का अगर बॉक्स लगा दें, वैसे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, बट अगर बॉक्स फंक्शन के साथ sin x/x हो तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई जगह क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे चेंज हो जाते हैं, समझ में आया कि नहीं? लॉजिक बहुत सिंपल सा है, लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं। आपने सारे ग्राफ तो एक जगह देखे ही हैं। जैसे अगर मैं सारे ग्राफ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाऊं तो y = x की लाइन हो गई, ठीक है ना।
अगर मैं यहीं पे साइन एक्स की बात करूं, ये साइन एक्स का ग्राफ बनता है और ये ग्राफ ऊपर बनता है साइन इनवर्स एक्स का। इसको हम साइन इनवर्स एक्स कह दें और ये ग्राफ हम कह दें साइन एक्स का, और ये ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू एक्स का। तो अगर हम जीरो की तरफ अप्रोच देखें, अगर हम जीरो की तरफ अप्रोच देखते हैं, तो ये तो आपको फील आ रहा होगा ना कि साइन इनवर्स एक्स बाई जो है वो एक्स से ग्रेटर होता है और साइन एक्स जो है वो एक्स से लेस होता है। अगर हम एक्स को जीरो की तरफ अप्रोच कराएं, दिखा? तो ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे कि साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स जो है वन से ग्रेटर होता है और साइन एक्स बाई एक्स जो है वन से लेस होता है। तो सेम लॉजिक लगा के अगर एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है और साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स वन से बड़ा है तो उसका बॉक्स वन आ जाएगा, और अगर साइन एक्स बाई एक्स वन से छोटा है तो उसका बॉक्स क्या आ जाएगा? जीरो। मेरी बात समझे कि नहीं? अप्रोच वाली सेम लॉजिक से हम टेन इनवर्स वाली अप्रोच भी देख सकते हैं। अगर टेन इनवर्स की हम बात करें तो उसका अगर हम रफली ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा होता है, y इक्वल टू एक्स लाइन, सही है। और अगर हम टेन एक्स के ग्राफ को देखें तो टेन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है पाई बाई टू के अबाउट, और टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये पाई बाई टू पॉइंट होता है। तो अगर हम जीरो की तरफ अप्रोच देखें तो टेन इनवर्स एक्स जो है, मतलब टेन एक्स जो है वो एक्स से बड़ा होता है और जो टेन इनवर्स एक्स है वो एक्स से छोटा होता है। तो ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे कि अगर हम टेन एक्स बाई एक्स निकाल लें तो वन से बड़ा आ जाएगा, अगर हम टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स निकाल लें तो वन से छोटा आ जाएगा। इसीलिए सेम अप्रोच आ जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? यस बोलो सर। भाई। यस सर। यस ये चीज छोटी सी है जिसको आपको ध्यान रखना है कि ऐसा होता है जब हम बॉक्स लगा देते हैं तो ये लिमिटिंग वैल्यू में ये चेंज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले पे चलेंगे तब तो नहीं हो पाएगा। ये फॉर्मूले तो ठीक है, अगर ये सारे रिजल्ट आपके दिमाग में है तो इससे आप कई जगह अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। बट इन फॉर्मूले के साथ साथ आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कहाँ पर किस चेंज करने से क्या चेंज हो जा रहा है। तो ये चार रिजल्ट भी अलग से हैं, बॉक्स लगाने के बाद इन पे ये चेंजेस आ जाते हैं, सही है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर बॉक्स ऑफ 10 साइन एक्स बाई एक्स प्लस बॉक्स ऑफ 9 टेन एक्स बाई एक्स क्या होगा? अगर आप ये है, ये बॉक्स फंक्शन है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब देखिए साइन एक्स बाई एक्स की अगर आप लिमिटिंग वैल्यू निकालो तो वो क्या होती है? साइन एक्स बाई एक्स की लिमिटिंग वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो वो तो वन से जस्ट क्या होती है भाई? छोटी होती है। पूरे में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी वैल्यू 10 से जस्ट छोटी आएगी। 10 से जस्ट छोटी नंबर का बॉक्स कितना हो जाएगा? 9। अच्छा ये वैल्यू 9 से जस्ट बड़ी आएगी तो इसका बॉक्स भी 9। तो 9 प्लस 9 आंसर कितना आ गया? 18। और अगर आप सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे चलते तो आप साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट 1 रखते, इसकी लिमिट 10 रखते, इसकी लिमिट 9, आपका आंसर क्या आ जाता है? 19, जो कि गलत होता है क्योंकि आंसर एग्जैक्ट आएगा क्या? बोलिए भाई, आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा? 18। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस आंसर यस एग्जैक्ट क्या है? 19 नहीं, आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा? 18। क्लियर है? बस ये छोटा सा चेंज है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब वही है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले अगर आपको जैसे अब मिलने लगे, जैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे मिलेगा तब तो आप आराम से कर ही लोगे। जैसे मैं कह दूं साइन 4x अपॉन टेन 3x, तो ये तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन 4x बाई 4x कर लोगे तो 1 हो जाएगा, और टेन 3x बाई 3x कर लोगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4/3 आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, 4/3, 4x और 3x अलग से और कर दोगे? नहीं समझे 4/3 कैसे लिख दिया मैंने? भाई यहाँ पे आप 4x/3x और कर दोगे तो आपका आंसर 4/3 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप सीधा वो वाले रिजल्ट लगा दे रहे हैं। जैसे ln 1 प्लस 4x अपॉन 10 5x अगर मैं कर दूं तो इसका भी आंसर सेम उसी लॉजिक से दे दोगे आप। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो बाई ln के साथ 1 प्लस 4x है तो यहाँ पे 4x एडजस्ट होना चाहिए, हाँ है ना। और यहाँ पर 10 5x है तो इसके साथ 5x एडजस्ट होना चाहिए। तो आंसर सीधा क्या दे देंगे आप? 4/5। नहीं समझ पा रहे हो? जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर आ जाए, सही है ना।
तो आप इसको सीधा सॉल्व करोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x तो क्या लिख देते हो 2 साइन एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स बाई एक्स 1 हो गया, आंसर क्या आ गया 2। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग कि नहीं? यस सर। sir. तो ये तो सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनको आप सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह यूज करते चले जा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे cos 5x माइनस cos 3x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बताइए इसका आंसर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin 2x माइनस 2 sin x बाई एक्स। एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10x माइनस sin x बाई एक्स क्यूब। चलिए तीनों को सॉल्व करके आंसर बताइए। पढ़ने के बाद उससे तो थोड़ा और आसानी से कर लेंगे, बट कोई नहीं, ये वाला मेथड है अगर हमारे पास तो सीधा इसमें हम क्या लगा दें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, है ना, और इंटू साइन d माइनस c बाई 2। यहाँ एक माइनस आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसी एक्स को आप अलग कर लेंगे, यहाँ पे आप 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन एक्स बाई एक्स 1 हो गया ये वाला, साइन 4x बाई 4x भी 1 हो गया। आंसर क्या बच गया -8। सेम इसका बताओ सेकेंड वाले का। इसमें भी साइन 2x का फॉर्मूला ओपन करके 2 साइन x कॉमन कर लो, सही है ना। 2 साइन x, अच्छा यहाँ पे x क्यूब कर लो बेटा, वरना साइन x बाई x 1 वरना आंसर 0 आ जा रहा होगा। x क्यूब कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा एक x यहाँ कर लो और एक एक्स स्क्वायर यहाँ कर लो, तो साइन x बाई एक्स तो 1 हो गया, तो ये हट गया आपके सिस्टम से। आप लिमिट एक्स टेंडिंग 0 2 यहाँ बचा, 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, देख लीजिएगा आराम से, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो बाई 4 कर लो, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 4 कर दो। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? दिखा कि नहीं भाई सबको? सर cos x -1 होगा। यस सर। पूरे से एक माइनस कॉमन कर लो, तो आंसर क्या आ गया -2 और साथ में एक 1/2, तो इसका आंसर क्या आ गया -1। देखिए आया कि नहीं -1। अच्छा ऐसे इसको सॉल्व करना है तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। क्या करो पूरे से 10x कर लो कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे बचेगा एक्स इस क्यूब, तो एक एक्स यहाँ ले लो और एक एक्स स्क्वायर यहाँ ले लो, तो 10x बाई एक्स फिर से 1 हो गया। अभी बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको ओपन कर दो 1 माइनस कॉस एक्स को, तो अभी हमने ओपन किया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे वही कर लो एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 4 कर दो, तो आंसर इसका कितना आ गया 1/2। समझ में आया कि नहीं भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई जगह क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हाफ होता है। 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है 1/2। देखो ना 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर हाफ, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर हाफ। समझ रहे हो कि नहीं भाई? क्या है तीनों क्वेश्चन समझ में आए सबको? यस सर। चलिए तो ये बात थी, आपने सीधा इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया है। चलिए अब यहीं पे देखिए, ये तो आपने आराम से फॉर्मूला यूज करना सीख लिया। अब यहीं पे क्वेश्चन ऐसे आ गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स। बताओ इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? 1/√2। सर रूट 2। Root हाँ सर 1 मिनट। रूट 2 है ना, रूट 2 ना भाई?
सर अब जैसे माइनस आप रूट 2 और प्लस रूट 2। अच्छा -√2 +√2 दोनों। सर मतलब मॉड रूट मतलब हम्म, सर √2 इंटू मॉड साइन एक्स बाय एक्स आएगा। तो सर जब वो पॉजिटिव होगा तब +1, तो उससे √2। आंसर और क्या जब है वो इसकी लिमिट का? आंसर क्या आएगा इसकी लिमिट? ऑप्शन में रूट √2 टू भी है, √2 भी है। रूट टू आंसर आएगा बेटा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। भाई इतनी देर से समझाया ना अभी मैंने। जब आप इसको करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये आएगा √2 मॉड ऑफ साइन एक्स ना, साइन स्क्वायर का रूट लेंगे तो मॉड साइन एक्स आएगा और बाई एक्स आएगा। मैंने बताया जब भी मॉड लग जाएगा आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे ना। अब जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे अप्रोच करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच करेंगे तो ये √2 साइन एच बाई माइनस एच आएगा, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2। जब आप राइट हैंड साइड अप्रोच करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, √2 साइन 0 प्लस एच बाई 0 प्लस एच करेंगे तो अब क्या हो जाएगा √2। इसका मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है क्या? बोलिए भाई, लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा भाई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में मॉड, फ्रैक्शन, जीआईएफ समझ में आ रहा है या फिर सिग्नम आ गया तो आपको वहां पे अप्रोच में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही चेक करनी है। ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि आप वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही चेक करेंगे और फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि वहां पे इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि लेफ्ट और राइट जाने पर लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग आ जाए। क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं ये बताओ, Yes. बोलिए भाई। तो फिर ये बात आपको पता होनी चाहिए ना कि आप दोनों जगह अगर अलग अलग अप्रोच करने पर चीजें अलग अलग आ गई तो उसके हिसाब से आप लिमिट निकाल पाए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, then find limit x tends to alpha 1 minus cos ax square plus bx plus c अपॉन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। बताओ, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा पर 1 माइनस कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? अब इसके लिए आपको ये तो पता होगा ना कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट आप लेते हैं तो उस रिजल्ट को कैसे यूज करते हैं। सर 1/2। तो 1/2 बता रहे हैं, अल्फा बीटा के टर्म में आएगा ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ना। अगर अल्फा बीटा उसके रूट हैं तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा उसके फैक्टर होंगे ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। सही है। तो यहीं पे आप जब लिमिट लगाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आएगा। अच्छा 1 माइनस, अगर हम इस पूरी चीज को एज अ थीटा लेकर चलें एक, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बाई 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सिर्फ एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स माइनस बीटा का भी स्क्वायर होना चाहिए, साथ में 4 भी होना चाहिए और a भी होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जब इतने सारे टर्म्स होने चाहिए तो इतने सारे टर्म से यहाँ मल्टीप्लाई भी तो होना चाहिए ना। बोलो भाई, जब इतने सारे टर्म्स हम यहाँ लिखेंगे तो इतने सारे टर्म से हम मल्टीप्लाई भी तो करेंगे यहाँ पे। बोलिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किससे हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई 4 से। अच्छा अब इस पूरे की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो वही क्वांटिटी हो गई जो यहाँ लिखा है, वही यहाँ लिखा है, उसी का स्क्वायर यहाँ लिखा है तो ये 1 हो गया। और जैसे ही आप यहाँ पे अल्फा को टेंड कराएंगे तो आंसर क्या आएगा,
ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? Yes. जो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी थी एफ एक्स वाली, वही क्वांटिटी जब यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स स्क्वायर, तभी ये साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स कहाँ जा रहा होगा? 0, मतलब 1 की तरफ। फिर उस बाकी बची हुई क्वांटिटी में अल्फा रख देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई, ये बताओ। Yes, sir. हम्म, जैसे अब यही क्वेश्चन आपके सामने आया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 10 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई ln 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x। बताओ। सेम है, ये वाली लिमिट तो आराम से निकाल लोगे, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दोगे? 10 स्क्वायर 2x से, तो यहाँ भी आएगा 10 स्क्वायर 2x, तो 2x से मतलब 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी? 1। ये लिमिट क्या आ जाएगी? 1। ये क्या बचेगा? 4x स्क्वायर। ये समझ में आया मैंने क्या किया? ये समझ में आया कि नहीं भाई, ये बताओ। Yes. ये समझ में आया? नो ये तो सर। सीधा 4x नहीं आया समझ में? यस सर, एक ये बार सब फिर से बताएं। भाई सिंपल सी बात है, जो ये फॉर्मूले आपने पढ़े हैं ना, ये वाले फॉर्मूले अगर आप ध्यान से देखो, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, एक्स टेंडिंग टू 0 के ऊपर होता है, यानी ये वाला जो एक्स और ये वाला एक्स दोनों कहाँ टेंड कर रहे होते हैं? 0। 10 एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कहाँ टेंड कर रहे होते हैं? 0। साइन इनवर्स एक्स में ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कहाँ टेंड कर रहे होते हैं? 0। एक्स यानी tan इनवर्स एक्स में ये एक्स कहाँ टेंड कर रहे होते हैं? 0। जैसे ln 1 प्लस एक्स की बात करते हैं, तो ln के अंदर ये एक्स और ये वाला एक्स कहाँ टेंड कर रहे होते हैं? 0। ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कहाँ टेंड कर रहे होते हैं? 0। ऐसे ही ये वाले फॉर्मूले में ये दोनों एक्स कहाँ टेंड कर रहे होते हैं? 0। ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कहाँ टेंड कर रहा होता है? 0। तभी तो ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं कि नहीं है? तो अगर हम इन फॉर्मूलों को ऐसे सीखें कि हम एक फंक्शन लें और वो हम कहें कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर ये फंक्शन 0 टेंड कर रहा है, मतलब हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स और हमने देखा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर इस फंक्शन एफ एक्स की जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो 0 की तरफ जा रही है। सही है? तो अगर मैं अपने सारे फॉर्मूले को इसी के टर्म में लिख दूं, मतलब मैं लिखूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स की बात करूं, तो क्या लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी? हाँ है ना, क्योंकि अभी भी Yes, ये sir. वाला एफ एक्स कहाँ टेंड कर रहा होगा? 0। बट जो एफ एक्स यहाँ लिखा होना चाहिए था वही एफ एक्स यहाँ लिखा होना चाहिए था। समझ रहे हो कि नहीं? सेम लॉजिक से अगर मैं आपसे कहूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर tan एफ एक्स बाई एफ एक्स देखो, तो वो भी कहाँ टेंड कर रहा होगा? 1 पे। सेम लॉजिक से अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर ln 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स देखूँ, तो वो भी कहाँ टेंड कर रहा होगा? 1 पे। सेम लॉजिक से अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर e की पावर एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स देखूँ, तो वो भी कहाँ टेंड कर रहा होगा? 1 पे। क्या एक फॉर्मूले रिजल्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो वो सारे रिजल्ट सेम तरीके से वैलिड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बट ये जो एफ एक्स पूरा एफ एक्स फंक्शन है, ये कहाँ टेंड करना चाहिए? जैसे ये दिखा आपको, ये वाला एफ एक्स फंक्शन हमने माना, बोलो, और यहाँ पे इसी एफ एक्स का स्क्वायर लिख दिया। जैसे एक्स को अल्फा टेंड कराओगे तो ये पूरी चीज 0 जा रही है कि नहीं जा रही है? बिकॉज ऑफ दिस एक्स माइनस अल्फा। जैसे एक्स को अल्फा टेंड कराएंगे ये पूरी चीज 0 जा रही है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एफ एक्स बाई एफ एक्स का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, इसीलिए ये पूरी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई थी? 1। अच्छा, जो एफ एक्स यहाँ था वही एफ एक्स हमें यहाँ चाहिए था। अब यहाँ पहले एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर था, इसीलिए हमने इसको सेम बनाने के लिए ए स्क्वायर बाई 4 किया और एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तभी ये सेम एफ एक्स बन पाया यहाँ पे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब आओ, जैसे हमने देखा कि 10 स्क्वायर 2x कहाँ जा रहा है? 0 जा रहा है, तो इसका मतलब 10 स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दें, तो ln 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स आ गया। क्या ये बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, 10 स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर और आ गया। ये लिमिट क्या होगी? 1। ये लिमिट क्या होगी? 1। बचा क्या? 4x स्क्वायर। अब समझे कि नहीं पूरी कहानी? यस सर। अब क्लियर हुआ कि नहीं भाई? बोलो। यस सर।
गुड। तो वही काम हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। तो ये अगर हम चाहे इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या ये 5 की पावर x माइनस वन इंटू 2 की पावर x माइनस वन लिखा हुआ है, देखिए जरा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि बाकी लिमिट 1 आ जाएगी। अब तो x को तो हम तुरंत डिवाइड कर ही लेंगे ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 5 की पावर x माइनस वन बाई एक्स और 2 की पावर x माइनस वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई 4। दिखा कि नहीं, ये ln5 ये ln2। तो आंसर क्या आ गया ln5 इंटू ln2 बाई 4। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? तो वो fx वाली चीज ध्यान रखिएगा, वो वाला अगर पूरा fx फंक्शन 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा तो उसी fx को आप एडजस्ट करके वो सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं ये बताओ। Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। तो आंसर ln5 बाई 2 आ रहा है। और ये समझ गया कि नहीं यहाँ 4x स्क्वायर क्यों बच रहा है, यहाँ पे 4x स्क्वायर क्यों बचेगा, ये बात समझ में आई सबको कि नहीं है? बोलिए भाई। No, sir. Yes, sir. गुड। तो अब ये अप्रोच ध्यान रखिएगा, ऐसे जितने भी फॉर्मूले बनने होंगे तो उनमें वो सारे चेंज करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाली बात हो गई। कई बार ट्रिग्नोमेट्री लगा के जो फॉर्मूले आपने ये वाले पढ़े, इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट बना के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स आपके उसमें आ जाते हैं जिन फैक्टर्स को आप एलिमिनेट करते हैं और फिर लिमिट सिंप्लीफाई करते हैं, जिन फैक्टर की वजह से ही आपकी लिमिटिंग वैल्यू 0 जा रही होती है। जैसे देखो, लिमिट x टेंडिंग टू -3 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो जब x को -3 टेंड कराओगे तो ये लिमिट 0 जा रही होगी। इसका मतलब जो फैक्टर होगा वो होगा x प्लस 3, यानी कि इसमें x प्लस 3 एक ऐसा फैक्टर होगा जो इस लिमिट को 0 ले जा रहा होगा। तो हमें अब x प्लस 3 फैक्टर सर्च करके कैंसिल करना है, तो हम इसको फैक्टराइज कर लें। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टराइज होने के बाद क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लो और -1 यहाँ से कॉमन कर लो, तो एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा, अब ये जो कॉमन फैक्टर आया जो लिमिट को 0 ले जा रहा था, भाई एक्स प्लस 3 0 जा रहा होगा एक्स टेंडिंग टू -3 पे, उसी कॉमन फैक्टर को हमने कैंसिल कर दिया। अब जैसे ही वो कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ तो अब लिमिट की 0 जाने वाली टेंडेंसी खत्म हो गई। जैसे खत्म हुई सीधा ये -3 यहाँ रख देंगे, तो 9 -1 अपॉन -3 -2। तो आंसर क्या आ गया -8/5। क्या लॉजिक समझ में आया सबको, बोलो। तो Yes, sir. जो फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, हमने उसी फैक्टर को कॉमन करके क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। और जैसे ही वो फैक्टर हमारे सिस्टम से कैंसिल आउट हुआ, जैसे ही वो फैक्टर हमारे सिस्टम से क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, सीधा लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व करके हमने आंसर लिख दिया। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं बताइए। यस सर। अच्छा, Yes, लिमिट sir. x टेंडिंग टू 2 पर 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 2x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। हाँ भाई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x। हाँ, इसकी जरा लिमिटिंग वैल्यू बताओ सॉल्व करके। इसमें भी पहले देखो, अगर आप ऐसे ध्यान से देखोगे तो ये लिमिटिंग वैल्यू कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट। हाँ है ना, क्योंकि एक्स माइनस 2 कहाँ जा रहा होगा, इनफाइनाइट। अच्छा, ये भी इनफाइनाइट जा रही है। तो ऐसे तो आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले आप एलसीएम लेंगे, फिर कॉमन जो फैक्टर आ रहा है एक्स माइनस 2 जिसकी वजह से लिमिट 0 जा रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी कॉमन फैक्टर को सर्च करेंगे फैक्टराइज करके, फिर उसको कैंसिल कर देंगे। बाकी बचे हुए फैक्ट जो टर्म्स होंगे उनमें एक्स को 2 रख के सीधा लिमिट निकाल देंगे। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। मतलब इसमें क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिस टर्म की वजह से 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, 0 की तरफ टेंड कर रही है या जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, उस कॉमन फैक्टर को सर्च आउट करके हमें कैंसिल करना होता है। जैसे हम उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे, बाकी बचे हुए से सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे हम उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे, बाकी बचे हुए टर्म से सीधा हमारा आंसर आ जाएगा।
और उसी आंसर को लिख के हम सॉल्व कर देंगे। हाँ भाई, समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या करना है? तुरंत आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम ही ले लेंगे। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे इस वाले टर्म को, तो इसका फैक्टर एक x आएगा, x-1 एंड x-2। तो x इंटू x-1 x-2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू x-1, यहाँ पे 2 इंटू 2x-, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स इंटू x-1 x-2। अब कुछ आ रहा होगा कॉन्फिडेंस। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x-2 x-3 अपॉन x इंटू x-1 x-2। अब ये कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर x-3 अपॉन x-1। अब तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बची नहीं कहीं भी, जीरो ऐसी कोई चीज, तो सीधा 2 रख के आंसर लिख देंगे। तो आंसर क्या आ रहा है, -1/2। देखिए जरा, क्या फैक्टराइजेशन समझ में आया सबको, बोलो। यस सर। Yes, sir. गुड। ये क्वेश्चन जेई मेन में आया है, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 3 माइनस x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर -x/2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। इसमें भी वो कॉमन फैक्टर सर्च आउट करके आपको कैंसिल कर देना है, जिसकी वजह से लिमिट 0 जा रही है। तो ऑब्वियसली 2 की पावर x का फंक्शन है और x 2 जा रहा है, तो 2 की पावर 2 माइनस 4 यही 0 बना रहा होगा। इसका मतलब 2 की पावर x माइनस 4 वो कॉमन फैक्टर है, या कहीं पे अगर x/2 बन जाए तो 2 की पावर x/2 माइनस 2 वो कॉमन फैक्टर है। तो बस यही फैक्टर आपको ऊपर नीचे से सर्च आउट करके कैंसिल कर देना है, ये दिमाग आपको लगाना है। देखिए आराम से। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बट ज्यादा जरूरत नहीं है, बट उतने से काम हो जाना चाहिए। थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को टैकल करिए बस। दिखा, कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 की पावर x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 6 2 की पावर x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 की पावर x मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर x/2 माइनस 2। क्या है, दिख रहा है सबको, देख लो आराम से, बोलो भाई। हाँ या अच्छा। अब आओ, न्यूमरेटर को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर 2 की पावर x माइनस 2 एंड 2 की पावर x माइनस 4 आएगा, देख लो आराम से। अच्छा, यहाँ पे आएगा 2 की पावर x/2 माइनस 2, यही वो फैक्टर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम इसको लिखें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 की पावर x माइनस 2, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दें बाई 2 की पावर x/2 का होल स्क्वायर
-4 को आप लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, यानी 2 की पावर x बाई 2 माइनस 2, 2 की पावर x बाई 2 प्लस 2 और होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर x बाई 2 माइनस 2। अब यही फैक्टर था जो जीरो क्रिएट कर रहा था, वो हट गया। अब x को 2 रख दो, तो 4 माइनस 2 और 2 प्लस 2, तो क्या आंसर 4 इंटू 2 8 आ गया? हाँ ना में जवाब दो। क्या क्वेश्चन समझ पाए? वो कॉमन फैक्टर कैसे ढूंढ के मैंने कैंसिल किया है देख पाए? बोलो भाई। तो बस उसको फैक्टराइज किया, वही। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट दे दिया था, या तो आपका कॉमन फैक्टर ये बनना चाहिए कहीं भी, क्योंकि यही जीरो जा रहा है, या कॉमन फैक्टर ये बनना चाहिए, यही वाला कॉमन फैक्टर बन गया, इसी को हमने कैंसिल कर दिया। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले हमने ये माइनस हटाया, क्योंकि यही माइनस हमें प्रॉब्लम दे रहा था। तो ये माइनस कैसे हटेगा? 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करके। समझे कि नहीं पूरी कहानी भाई? बोलिए, क्या है पूरी कहानी समझ? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर इन ब्रैकेट ln x प्लस ln x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई ln x माइनस 1 ln x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपको सॉल्व करना है। चलिए, तो ऑब्वियसली एक्स 1 जा रहा है, तो जो कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे से आपको सर्च करना है वो है एक्स माइनस 1। यही फैक्टर कॉमन करना है आपको। तो दिमाग इसी में लगाना है कि बस ये फैक्टर कॉमन आ जाए, बाकी बचे हुए से सीधा आंसर आ जाएगा। दिखा कि नहीं? क्या है, दिमाग समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो एक्स क्यूब माइनस 1 साथ कर लो, और अगर आप माइनस ln x देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। दिखा कि नहीं भाई? बोलो। और यहाँ पर x माइनस 1 एक्स प्लस 1 आ जाएगा, तो x माइनस 1 फैक्टर कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 यहाँ बचेगा, और माइनस ln x एक्स प्लस 1 यहाँ बचेगा, और x प्लस 1 यहाँ बचेगा। तो जैसे x को 1 टेंड कराओगे ये 0 हो जाएगा, ये 3 बचेगा और ये 2। तो क्या आंसर 3/2 आ रहा है? चेक करो। ये फैक्टराइजेशन समझ में आया मैंने कैसे सोचा होगा? बोलो भाई, क्या है फैक्टराइजेशन समझ पाए मैंने कैसे सोचा जल्दी से? हाँ या ना? Yes, sir. सर अब अगर सीधे फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन में पूछूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस 3x साइन 4x होल डिवाइडेड बाई 10 ऑफ x स्क्वायर, बताओ जरा इसका आंसर। ln 1 प्लस 3x साइन 4x होल डिवाइडेड बाई 10x स्क्वायर। सर ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिए। बट इसमें बस फैक्टराइज किया है मैंने, क्योंकि x टेंडिंग टू 1 जा रहा था तो x प्लस 1 कॉमन फैक्टर था, जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 जा रहे होंगे। बस उसी कॉमन फैक्टर x प्लस 1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन करके कैंसिल कर दिया। बाकी बचे हुए फैक्टर में तो कोई दिक्कत है नहीं, उसमें x को 1 रख के हमने सीधा सॉल्व कर दिया। समझ गए? नहीं समझे? यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1 था तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से ln x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 दोनों से कॉमन करके बस कैंसिल कर दिया। समझ गया हो गया अब? हाँ भाई, इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाने, तो ये 0 जा रहा है तो इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको हटा लेंगे, एक्स स्क्वायर कर लेंगे और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या है, मेरी बात समझ पाए मैं क्या बोल गया? अरे Yes. बोलो यार। तो 3x साइन 4x बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलो भाई। तो क्या आंसर 12 आ रहा है? बोलो। Yes, sir. यस सर।
सबका आंसर 12 आ रहा है तो हाँ या ना? सर गुड। क्वेश्चन में ln से करके समझा दीजिए। क्या बेटा? सर क्वेश्चन में जो है 3x sin 4x। हाँ 3x sin 4x। हाँ ये कहाँ से आ गया ये पूछ रहे हो? यस सर। बेटा ये fx है ना, और एक्सटेंडिंग टू जीरो पर ये fx कहाँ जा रहा है? जीरो। तो बस इसी ln 1 प्लस fx बाई fx मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसी से डिवाइड कर लिया। आप समझे कि नहीं? यस सर। अब ये बार बार मैंने नहीं लिखा ना, मतलब मैं चाहता तो इसको स्टेप वाइज लिखता पूरा कि भाई 1 प्लस ln 3x, तो यहाँ पे वही कर लो। अरे यार मतलब ऐसे हो गया ये, मतलब चाहो तो मैं इसी को स्टेप वाइज लिखूँ ना पूरा, उसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी तो 1 प्लस fx वाला कॉन्सेप्ट आपने सीखा ना भाई। ये तो जीरो जा रहा है तो तुरंत आप 3 sin 4x कर देंगे इसको, तो यहाँ पे वही बचा ना 3x sin 4x। दिखा सबको? यस सर। यस फिर यहाँ पे वही चीज 10x स्क्वायर आई, यही x स्क्वायर कर लिया और ये x स्क्वायर कर दिया आपने। अब ये लिमिट क्या हुई 1, ये लिमिट क्या हुई 1, तो यही तो बचा ना, यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि बाकी सारी लिमिट तो 1 और 1 हो रही है। समझ गया कि नहीं? यस सर समझ गए। गुड। अब जैसे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर sin 3x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई ln 1 प्लस tan x, बताइए जरा इसका आंसर। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे, और ये तो सीधा 10x डिवाइड करके हटा ही लेंगे। नहीं समझे? और साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। देख लो आराम से पूरा सॉल्व करके। Sir, 4. 4 Sir, 2. 2 भाई, अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू आएगा, तो cos 2x का तो कोई लोड ही नहीं है, और यहाँ पे ऐसे x बच जाएगा sin x बाई एक्स, पर आंसर 2 आ रहा है बेटा। Yes, sir. आंसर क्या है? 2। दिखा क्या भाई, ये x कैसे लिख दिया मैंने, समझ में आया सबको? मैंने Yes, यहाँ sir. पे 10x लिया होगा इंटू यहाँ 10x, यहाँ 10x बाई एक्स और फिर x, तो ये x आ गया होगा। समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। गुड। चलिए, तो ये तो सीधा फैक्टराइजेशन करके वो कॉमन फैक्टर हटा दो, सीधा स्टैंडर्ड फार्मूला बना दो एफ एक्स बाई, वही स्टैंडर्ड फार्मूले में एफ एक्स आ रहा हो तो उस एफ एक्स का भी आप यूज कर सकते हो, बट वो एफ एक्स जो भी फंक्शन होगा वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा, तो बस उसी एफ एक्स में जहाँ जहाँ वो एफ एक्स बन जाए वो वाला एफ एक्स सेम बना के उसी एफ एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? यहाँ तक एकदम क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. इसके बाद आता है एल हॉपिटल रूल। अच्छा, एल हॉपिटल रूल लगाने के बाद आपको ये सब फैक्टराइजेशन और ये डायरेक्ट फॉर्मूले, ये कई बार एल हॉपिटल रूल डायरेक्ट आप लगाएंगे तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा बचा ले जाएंगे, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आप देखने की हैबिट में है तो वैसे ही कैलकुलेशन आप रिड्यूस कर लेंगे। बट कई बार क्या होता है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट देखने के चक्कर में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो वो एल हॉपिटल रूल की हेल्प से उसको रिड्यूस कर लेते हैं। ये क्या कहता है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, और इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर आपने एफ एक्स बाई जी एक्स निकाला और ये या तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बना दे या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बना दे। समझ रहे हो?
तो हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव अलग कर लेते हैं और जी एक्स का डेरिवेटिव अलग कर लेते हैं। ये प्रोसेस हम तब तक फॉलो करते चले जाते हैं जब तक क्या ना कौन सी फॉर्म बनती रहे, 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनती रहे। जब तक ये दोनों फॉर्म बनती रहेंगी तब तक हम इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे। जब तक ये फॉर्म बनती रहेंगी तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके हम सॉल्व करते चले जाएंगे। जहाँ पे ये फॉर्म बनना बंद होगी वहीं पे हम अपने डिफरेंशिएशन को रोक देंगे, बट जब तक ये फॉर्म बनती रहेगी तब तक हम इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। क्या ये बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ, बोलिए। Yes, sir. जैसे जैसे आप कोई क्वेश्चन अगर आप इस टाइप का देख रहे हो जहाँ ये फॉर्म बन रही है, आप इसको सिंप्लीफाई करो। जैसे यही वाला क्वेश्चन देखो भाई, हमने इसमें फैक्टराइजेशन यूज किया एक्सटेंडिंग टू -3 पे। अगर मान लो इसमें फैक्टराइजेशन ना यूज करना चाहते तो एल ऑर्बिटल से यही सेम क्वेश्चन करते, तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा मतलब जल्दी कर ले जाते। क्यों, जैसे हम x को -3 रखते हैं यहाँ और यहाँ, तो हम देखते हैं कि ये 0/0 फॉर्म बना रहा है क्योंकि दोनों जीरो जा रहे हैं तुरंत। हम अच्छा याद रखिएगा, ये मेथड तभी लग सकता है जब ये या तो ये फॉर्म बना, ये फॉर्म मतलब ये जीरो जा रहा हो तो ये भी जीरो जा रहा हो, ये इनफाइनाइट जा रहा हो तो ये भी इनफाइनाइट जा रहा हो। अब अगर ये जीरो जा रहा है और ये जीरो नहीं जा रहा है तो ये फॉर्म लगाने का कोई मतलब नहीं, या ये जीरो जा रहा है और ये जीरो नहीं जा रहा है तो भी ये फॉर्म लगाने का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा, आप सीधा उठा के डिफरेंशिएट कर दो। तो x टेंडिंग टू -3, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। दिखा क्या सबको, बोलिए। अब जैसे आप देखेंगे, अब वैल्यू कहीं भी 0/0 नहीं जा रही है तो सीधा वैल्यू रख दो। तो 9 - 3 -27 और नहीं 27 -18 -1 और होल डिवाइडेड बाई -6 + 1। तो क्या आंसर -8/5 आ रहा है? देखो 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया। ये आराम होती है, मेरी बात समझे कि नहीं, बोलिए भाई। Yes, sir. तो ये हो जाता है कि आप सीधे डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को सीधा उठा के सिंप्लीफाई करते चले गए, आपको आगे किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई भी एलोपिटल रूल में ये आराम हो जाता है कि आप सीधा उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते चले गए और क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 3 + x माइनस ln 3 - x होल डिवाइडेड बाई x हो। अब जैसे आप x को 0 टेंड कराएंगे तो ये ln 3 - ln 3 0, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म दिख गई कि नहीं। जैसे ही 0/0 फॉर्म दिखा तो तुरंत आप डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। तो ln 1 + 3 + x का डेरिवेटिव -1 अपॉन 3 - x माइनस x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव आ गया 1। जैसे x को 0 टेंड कराओगे 1/3 + 1/3, आंसर कितना आ गया 2/3। क्या है मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ, Yes, बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। गुड। अब जैसे ही क्वेश्चन हो जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2x + x स्क्वायर + 2 माइनस f ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई f ऑफ x - x स्क्वायर + 1 माइनस f ऑफ 1 if f-2 is 6 and f-1 is 4। बताओ। अब जैसे आप x को 0 टेंड कराएंगे तो ये f2 बनेगा और f2 - f2 0, ये f1 बनेगा, f1 - f1 0। तो क्या ये 0/0 फॉर्म है, हाँ या ना? तो आपने तुरंत देखा कि ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तुरंत हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तुरंत हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा बोलो, f-2x + x स्क्वायर + 2, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 + 2x आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा f-x - x स्क्वायर + 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 - 2x आ जाएगा। अब जैसे आप x को 0 टेंड कराएंगे तो ये बचेगा 2f-2 अपॉन
एफ डैश वन, एफ डैश टू और एफ डैश वन सबकी वैल्यू दे रखी है। तो क्या आंसर कितना आ रहा है देखो, आंसर 3 आ रहा है। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। 3/2 3/2 नहीं, 3 आ रहा है। 6 into 2 is 12, 12/3, 12/4, 3 आ रहा है। देखो भाई आंसर 3 आ रहा है क्या? सॉरी सर। सही है ना? यहीं पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स की पावर 5 माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4, 10 9, ठीक है। और -1 करिए जरा। एक्स की पावर 5 माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। तो सबसे पहले भाई ऑब्वियसली इसको फैक्टराइज करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये x माइनस 1 कॉमन फैक्टर सर्च करने कैंसिल करने में टाइम लगेगा। दूसरा, जैसे x को 1 रखोगे ये भी 0 जा रहा है, 1 रखोगे तो ये भी 0 जा रहा है, तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म आ रही है। तुरंत हम क्या कर देंगे बताओ, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, 5x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2। अब फिर से x को 1 टेंड कराओ, फिर से 0/0 फॉर्म बन रही कि नहीं? तो फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो 20x क्यूब माइनस 12x माइनस 8 होल डिवाइडेड बाई 12x स्क्वायर माइनस 12x। अब चाहो तो 4 कॉमन लेके हटा दो, बट अभी भी 0/0 फॉर्म दिख रही है मुझे, अभी भी दोनों 0 ही जा रहा है। तो अभी भी आप क्या करो, फिर से एल ऑर्बिटल ही लगा दो, तो ये 60x स्क्वायर माइनस 12 अपॉन सर -1 आंसर। 24x माइनस 12 आ जाएगा। हाँ, और अब x को 1 रख दो, तो अभी आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 12, आंसर 4 आ रहा है बेटा। देखो 0/0 फॉर्म बनती जा रही है, हम इसको डिफरेंशिएट करते चले जा रहे हैं। दिखा सबको कि नहीं? तो इसका मतलब वो एक मेथड हमारे पास फैक्टराइजेशन का आ गया लिमिट सॉल्व करने का, ठीक है। एक हमें उस फैक्टर को, अगर हम मान लो कई बार कई सिचुएशंस ऐसी होती है जहां हम फैक्टर सर्च नहीं कर पाते, बट अगर 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हमें दिख जाती है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं। और जब तक ये 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनती जाएगी तब तक हम डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। जहां पे वो फॉर्म बनना बंद होगी वहां पे वैल्यू रख के सीधा आंसर लिख देंगे। समझ में आया? बट हर जगह ये मेथड आप नहीं लगाएंगे। जहां जहां कई बार क्या होता है कि डेरिवेटिव ही थोड़े से कॉम्प्लेक्स दिए होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि बस आपने देखा 0/0 फॉर्म बन रही तो आंख बंद करके आपको सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगा के सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव करके आंसर निकालना। नहीं, इसमें ऊपर फॉर्मूले वाले मेथड भी हैं, हम उनको भी सिंप्लीफाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उनको भी यूज करके हम आंसर अपना लिख सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए।